सोलैंड 5 द रिवर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगसन जो होता है अपने रूम में बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है और ये सोचता है कि आज जब मैं पीकॉक ग्रेट डीमन किंग से मिला तो मई गोंगसी का जो मूड है वो थोड़ा अजीब सा दिखा और ऐसा दिखता है कि वो अब भी मेरी आइडेंटिटी को लेके परेशानी में है और अगर वो शूरा की डेथ को लेके इतना ज्यादा उदास नहीं हुई होती तो मुझे उसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी नहीं बताना पड़ता। और किसी ने सच कहा है कि जैसा हम चाहते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि मैं उसे गार्ड कर सकता हूँ और टाइम जो है वो हर चीज को प्रूव कर देगा। और रही बात फीलिंग्स की तो इसे स्वाभाविक होने देते हैं, जबकि मई गोंगजी जो होती यही सोच रही होती कि क्या मुझे जाके उससे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछना चाहिए और फिर ये करवट बदलते हुए कहती है कि क्या मुझे जाके पूछना चाहिए या फिर नहीं। और फिर ये सोचती है कि चलो छोड़ो जाने दो, वैसे भी कभी कभी हर चीज को जान लेना अच्छी बात नहीं होती है और हमारी पिछली जिंदगी के ये जो मामलात हैं तो चलो इसके बारे में बाद में ही बात करते हैं अगर मौका मिला तो। और इसी तरीके से रात बीतने लगती है और फिर हमें 3 दिन बाद समुद्र में ही कहीं एक बंजारे से आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों ही आ गए होते हैं और फादर जो होते हैं सिटी लॉर्ड जो होते हैं ये कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन से होके गुजरना चाहती हो, क्योंकि हम वैसे भी सैकड़ों किलोमीटर कैरी सिटी से दूर आ चुके हैं जो कि वाकई में वहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो टांगसन भी कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मई गोंगजी का फाउंडेशन जो है काफी ज्यादा बढ़िया है और तो और इसके पास 2 ब्लड लाइंस हैं। तो ट्रिब्यूलेशन के दौरान जो हलचल मचेगी वो किसी भी ऑर्डिनरी डीमन रेस से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। और फिर टांगबुलिन जो होता है अपने कोट को उतार के नीचे बिछा देता है और ये मई गोंगजी से कहता है कि मई गोंगजी चलो यहाँ पे आके बैठ के मेडिटेट करो जिससे कि तुम रिकवर करके अपनी बेस्ट स्टेट में आ सको, जिसके बाद हम किसी भी समय ट्रिब्यूलेशन को शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी मान जाते और इनकी ऐसी बातों को देख के फादर भी हैरान होते और सोचते हैं कि क्या ये दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अगर जानते हैं तो आखिर मुझे इस बारे में क्यों मालूम नहीं था। और जैसे मई गोंगजी इस पे आके बैठती और मेडिटेट करती है तो टांगसन जो होता है टेलीपैथी से कहता है कि जब तुम बाद में ट्रिब्यूलेशन से होके गुजरोगी तो किसी भी तरीके से हेवनली मिस्ट्री फेदर की पावर को इस्तेमाल मत करना और हेवनली मिस्ट्री फेदर के बजाय असुरा डिवाइन स्वॉर्ड की जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसका इस्तेमाल करना और फ्यूचर में तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो असुरा डिवाइन स्वॉर्ड होगा, समझ गई ना। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी मान जाती है और तभी इसके माथे पे क्राउन जो होता है फॉर्म होने लगता है और इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से पीकॉक की शेप में पावर बाहर निकलती है। और इस चीज को देख के इसके फादर जो होते हैं हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये तो उससे काफी ज्यादा अलग है जब मैं ट्रिब्यूलेशन से होके गुजरा था और ये तो किसी भी तरीके से बॉडी के आसपास वैक्यूम नहीं बना रही है जो कि थंडर ट्रिब्यूलेशन को एक हद तक बढ़ा सकती थी, बल्कि इसके बजाय एक स्पेस बैरियर बन गया है और जो एनर्जी ज्यादा है वो इसके पीछे जो पीकॉक लाइट है उसमें इंजेक्ट कर दी गई है। जबकि मई गोंगजी भी सोचती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है जो कि हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है और मेरे स्पिरिचुअल सी में एक रेड ग्लो करता हुआ स्टोन है जो कि सारी डिवाइन सेंस का एक असली कोर है। और ये जो इतनी लंबी सी स्वॉर्ड है जो कि एक रेड ग्लो को एमिट कर रहा है तो इसकी ये जो स्वॉर्ड बॉडी ये काफी ज्यादा मेजेस्टिक और को कैरी करती है। तो जहाँ तक ये असुरा डिवाइन स्वॉर्ड ही है जिसको स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मई गोंगजी इसको एक्टिवेट कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि मई गोंगजी की जो आईज होती हैं वो भी रेड लाइट को एमिट करने लगती हैं और इसके साथ ही साथ इसके पीछे जो पीकॉक होता है वो भी रेड लाइट को एमिट कर रहा होता है। और इस चीज को देख के फादर भी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि वो जो रेड लाइट है असल में उसमें डिवाइन सेंस की पावर है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।